गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेश बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपन अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ, शीत युद्ध, एशिया में नवजागरण कर चुके हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज अपन बात करेंगे अफ्रीका में उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि जब एक लंबे समय तक साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशवाद को प्रश्रय दे रखा था और विभिन्न महाद्वीपों में अपने उपनिवेश कायम कर रखे थे, उस उपनिवेशवाद समाप्ति का एक समय आया और एक चरण चला, एक प्रक्रिया चली। क्रमिक रूप से एक श्रृंखला के रूप में धीरे धीरे एशिया महाद्वीप से ये उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर अफ्रीका और बाद में लैटिन अमेरिका। इसका शाब्दिक अर्थ यह है, अगर किसी साम्राज्यवादी शक्ति ने कहीं पर अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे हैं तो समय के साथ उन उपनिवेशों का समाप्त होना, और यह प्रक्रिया यदि बहुत ज्यादा बृहद स्तर पर हो, जैसे कि 3 महाद्वीपों में एक साथ चली, एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, तो इसी प्रक्रिया को और इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को कहा गया उपनिवेशीकरण। यानी कि गुलाम देशों का, पराजित देशों का स्वतंत्र होना। सबसे पहले ये बयान, ये जो श्रृंखला थी, ये एशिया में प्रारंभ हुई और एशिया से प्रेरणा पाकर ये अफ्रीका महाद्वीप पहुंची और अफ्रीका से आगे बढ़ते बढ़ते ये लैटिन अमेरिका तक जा पहुंचे। आज जब हम 2020 में चल रहे हैं, विश्व में कहीं पर भी किसी भी देश का कोई भी उपनिवेश नहीं, यानी कि उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया चली थी उसका परिणाम यह निकला कि आज उपनिवेशवाद हमेशा के लिए अतीत की बात हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसी कड़ी में हमने एशिया में उपनिवेशीकरण की चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे अफ्रीका में उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण से पहले अपन बात करते हैं, यहाँ हेडिंग देखिएगा, अफ्रीका का विश्व राजनीति में उद्भव। यानी कि विश्व राजनीति में अफ्रीका किस रूप में सामने आया। अपन जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अफ्रीका विश्व से बहुत समय तक अनभिज्ञ रहा था। यानी कि अफ्रीका की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक विश्व के देशों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और अफ्रीकी देशों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। और जैसे ही अफ्रीका की खोज हुई उसके पश्चात विशेष रूप से यूरोपीय शक्तियों ने धीरे धीरे करते हुए अफ्रीका को अपने चंगुल में, अपने साम्राज्यवादी ताकत के पंजे में कसना, बांधना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखते देखते अफ्रीका महाद्वीप इन महाशक्तियों के हाथ में पूरा जा चुका था, बढ़ चुका था। यहाँ पर पुर्तगाल, स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे देशों के साम्राज्य या उपनिवेश स्थापित थे। जो ये अफ्रीका विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु क्यों बना, उसका जब उदय हुआ, विश्व के सामने जब आया, तो ऐसे कौन से कारण थे कि विश्व की शक्तियां एकाएक अफ्रीका की तरफ दौड़ी चली आई। अफ्रीका को उसने अपने चंगुल में फंसा लिया और अफ्रीका का बंदरबांट प्रारंभ हो गया। क्या कारण थे, इस पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है सामरिकता। सामरिकता का तात्पर्य यहाँ पर उपलब्ध संसाधन है। अगर अपने मानव शक्ति की बात करें तो अफ्रीका एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ महाद्वीप और यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक देश स्थित है और बहुत सारी जनसंख्या भी यहाँ पर है। और इतनी विशाल जनसंख्या सैनिक शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकती है। इसलिए महाशक्तियों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन देशों को अगर अपन अपने अधीन कर ले तो यहाँ पर जो मानव शक्ति है उस मानव शक्ति का उपयोग सैनिक शक्ति के रूप में किया जा सकता है। इस मानव शक्ति का उपयोग औद्योगिक संसाधनों में श्रमिक के रूप में किया जा सकता है। इस मानव शक्ति का उपयोग खेतों में किसान के रूप में भी किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पर थी वो थे खनिज संसाधन। और किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए, विशेष रूप से औद्योगिक और सैनिक विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह खनिज संसाधन जो यहाँ प्रचुर मात्रा में थे।
और इसी बात के कारण से, इन सब चीजों से प्रेरित होकर या लालायित होकर महाशक्तियों ने अफ्रीका को अपने चंगुल में फंसाना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण इसकी सामरिक स्थिति थी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मौजूद थी, बहुत बड़ी भूमि यहाँ पर थी, बहुत बड़ी मानव शक्ति यहाँ पर थी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जिनके कारण से महाशक्तियां इसकी तरफ आकर्षित हुई थी। दूसरा कारण है राष्ट्रवाद का तीव्र उद्गम। यहाँ के जो राज्य हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो अपने राष्ट्रवादी भावना के कारण से उन्होंने जो भी महाशक्तियां यहाँ पर आई, उनका बहुत तीव्र गति से विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, इन्होंने काफी लंबे समय तक अफ्रीका के ऊपर आधिपत्य कायम रखा, जमाए रखा, लेकिन जहां जहां ये लोग रहे, वहां वहां इनके विरुद्ध में राष्ट्रवादी ताकतें धीरे धीरे सर उठाने लग गई। और कुछ ऐसी चीजें भी उनको प्रेरित करने वाली थी, जैसे कि एशिया का विद्रोह, और कुछ ऐसे नेता भी यहाँ पर पैदा हो गए थे जो पश्चिमी देशों में पढ़े लिखे थे। वहां के साहित्य ने, वहां की शिक्षा ने, वहां की लोकतंत्र की धारणा ने इन लोगों को काफी हद तक प्रभावित किया, और परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर राष्ट्रवाद की लहर धीरे धीरे जागृत होने लग गई थी। तो अफ्रीका राजनीति का केंद्र बिंदु बना, तो इसका एक बड़ा कारण अफ्रीका में उत्पन्न राष्ट्रवादी भावना थी। अगला है आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह। यहाँ पर जब ये महाशक्तियां, जिन्होंने अफ्रीका को अपने अधीन कर लिया था, अपने आधिपत्य में ले लिया था, इन्होंने अफ्रीका का जबरदस्त और जमकर शोषण किया। आर्थिक शोषण जैसा कि एशिया का हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अफ्रीका का भी आर्थिक शोषण प्रारंभ हो गया। अफ्रीका के पास जो विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन थे, उनकी लूट प्रारंभ हो गई, और एक धनी अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे एक बहुत ही निर्धन महाद्वीप के रूप में सामने आने लग गया। और जब ये आर्थिक शोषण हुआ, और आर्थिक शोषण के कारण से जो समस्याएं प्रकट हुई, उन समस्याओं ने एकदम से विस्फोट कर दिया। विस्फोट मुक्ति आंदोलन होगा। जो मुक्ति आंदोलन एशिया में चल रहे थे, वो ही मुक्ति आंदोलन अफ्रीका में भी प्रारंभ हो गए थे। और एकदम से जब ये विश्व राजनीति के सामने आया, विश्व के सामने आया, तो सारे के सारे विश्व का ध्यान अफ्रीका की तरफ केंद्रित हो गया। तो एक बड़ा कारण था कि ये जो पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतें थी, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का भयंकर आर्थिक शोषण किया, और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप अफ्रीका महाद्वीप पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। अगला है उपनिवेशवाद के प्रश्न पर अंतरराष्ट्रीय संबंधता। चूंकि इस अफ्रीका से पहले एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देश धीरे धीरे करते करते उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे थे। उपनिवेशवाद विरुद्ध भावना एशिया महाद्वीप में आ चुकी थी, और उन्हीं से प्रेरणा पाकर चुकी अफ्रीका में भी प्रवेश कर चुकी थी। इसलिए अफ्रीकी देशों ने जब इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठाया, जो भी मंच थे उनके माध्यम से उठाया, तो एकाएक पूरे विश्व का ध्यान अफ्रीका महाद्वीप की तरफ भी गया। जब अफ्रीका में एशिया में जापान जैसे देश ने नारा दिया एशिया वालों के लिए, ठीक उसी प्रकार से अफ्रीका में भी ये भावना पैदा होने लगी कि अफ्रीका भी अफ्रीका वालों के लिए होना चाहिए। और उसी के कारण से उन्होंने अफ्रीका से बाहर की जो भी जातियां थी, जो भी देश थे, उनको यहां से निकालना या उनके विरुद्ध खड़े होना, आवाज उठाना, संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा कि उपनिवेशवाद के मुद्दे पर सारा अफ्रीका एक हो गया, और एक होने के कारण से उन्होंने उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपना पूरा जोर लगा दिया। और अंततः इसका परिणाम ये रहा कि अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही तेज गति से स्वतंत्र हो गया। अगला है साम्यवाद के विस्तार का भय। तो अफ्रीका एकदम गरीब महाद्वीप के रूप में उभरा। वहां पर जो बस्तियां साम्यवाद के लिए चाहिए थी, वो सारी की सारी बस्तियां अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद थी। और फिर एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जब यहाँ पर मुक्ति आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था, उस समय सोवियत संघ ने और चीन ने अफ्रीका महाद्वीप के देशों की स्वतंत्रता के लिए काफी हद तक मदद की, सहयोग किया।
जब इन समाजवादी राज्यों ने अफ्रीका का इतना सहयोग किया तो उनके मन में भी ये धारणा पैदा हो गई कि साम्यवादी विचारधारा उनके अनुकूल है और वहां पर परिस्थितियां भी थी, इसलिए वो साम्यवाद के प्रति आकर्षित भी हो रहे थे। और एक कारण ये भी था कि साम्यवादी जो शक्तियां थी जैसे कि सोवियत संघ और चाइना, ये चाहते थे कि अफ्रीका में साम्यवाद का प्रसार हो, और जो पश्चिमी शक्तियां थी जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि, वो ये चाहते थे कि साम्यवाद का प्रसार अफ्रीका महाद्वीप में नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बड़ा कारण ये भी रहा कि अफ्रीका महाद्वीप दोनों विचारधाराओं के संघर्ष का केंद्र भी बन गया था, साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद यहाँ प्रसार करना चाहता था और पूंजीवाद उसको रोकना चाहता था, इसलिए भी अफ्रीका महाद्वीप अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। एक अगला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समस्या। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के जो राज्य थे जैसे जैसे वो स्वतंत्र हो रहे थे वैसे वैसे वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी जुड़ रहे थे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के भी वो सदस्य बने, जैसे राष्ट्रमंडल के भी वो सदस्य बने, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी वो सदस्य बने। इसलिए ये जो बहुत बड़े स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, उन संगठनों में अफ्रीकी राज्यों का शामिल होना और अपनी हर बात, अपनी हर समस्या, अपना हर मुद्दा इन संगठनों के बीच में रखना, उन पर विचार विमर्श करना, स्वतः ही सारा का सारा विश्व अफ्रीका से जुड़ गए। क्योंकि हर छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या इन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाई जाने लगी, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने के कारण से स्वतः ही वो समस्या अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई। जैसे जाति भेद की समस्या, रंग भेद की समस्या अफ्रीका में बहुत व्यापक स्तर पर रही, और इस कारण से अफ्रीका राजनीति का, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। तो ये वो कारण थे जिसने अफ्रीका का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एकदम से अचानक उद्भव किया या अचानक प्रकट हुआ, और सारी सारी शक्तियां इस अफ्रीका महाद्वीप से न चाहते हुए इत्तेफाक हो गई, जुड़ गई। अगला हेडिंग है अफ्रीका के नव जागरण के कारण, यानी कि वो अफ्रीका जो एकदम से पूरे यूरोप का केंद्र बिंदु बन गया था। सारी यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका की तरफ दौड़ी, अफ्रीका को अपने चंगुल में फंसाया, अफ्रीका पर अपना आधिपत्य कायम किया, और बहुत ही कम समय में ये अफ्रीका महाद्वीप स्वतंत्र भी हो गया। तो वो कौन से कारण थे जिसने अफ्रीका महाद्वीप की स्वतंत्रता में या अफ्रीका महाद्वीप को नव जागरण के लिए प्रेरित किया? पहला कारण है अफ्रीकी राष्ट्रवाद। मैं पहले भी बतला चुका हूं कि अफ्रीका महाद्वीप में राष्ट्रवाद का उद्गम बहुत ज्यादा तीव्र रहा। तीव्र इसलिए रहा कि एशिया जब धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहा था, एशिया में जब मुक्ति आंदोलन चल रहे थे, तो उनसे अफ्रीका भी अनभिज्ञ नहीं था। अफ्रीका में भी ये सारी सारी बातें चल रही थी, और फिर जब राष्ट्रवाद का उद्गम वहां पर हुआ तो उन्होंने भी विदेशी ताकतों के विरुद्ध आवाज उठाना और बहुत ही तीव्र गति से आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। जब इतनी तीव्रता के साथ अफ्रीका एकदम से जाग कर सामने आया, तब विदेशी ताकतों को भी सोचना पड़ा कि अब यहाँ से चले जाने में ही भलाई। इसलिए सबसे बड़ा कारण जो अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए रहा वो था अफ्रीका का बहुत ही तीव्र राष्ट्रवाद, और इस राष्ट्रवाद के कारण से यहाँ की जो महाशक्तियां थी वो यहाँ से भागने को मजबूर हो गई थी। दूसरा कारण है एशिया का विद्रोह, यानी कि हम यूं कहें कि अफ्रीका के लिए प्रेरणा कहां से आई? वो प्रेरणा आई एशिया से, क्योंकि एशिया में बहुत लंबे समय से मुक्ति आंदोलन चल रहे थे। जैसे अपन भारत की भी बात करें तो भारत में हम ये मानते हैं कि सबसे पहला संगठित आंदोलन 1857 में हुआ था, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। तो 1857 में जब यहाँ पर एशिया में विद्रोह हो चुका था तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। भारत में 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल तक लगातार मुक्ति आंदोलन चला, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चला, कई प्रकार की चीजें हमारे सामने आई। वो सब चीजें एशिया से अफ्रीका तक पहुंची। अफ्रीका महाद्वीप में भी ये बातें पहुंचने लगी कि एशिया के बहुत से राज्य विदेशी ताकतों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब एशिया के राज्य संघर्ष कर सकते हैं, एशिया के राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं, तो अफ्रीका स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने भी फिर उसी राह पर चलना प्रारंभ किया, और अपने यहाँ पर उन्होंने मुक्ति आंदोलनों को यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष को जन्म दिया, और इसी का परिणाम यह रहा कि अफ्रीका भी स्वतंत्र
खो गया। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसने अपने 4 उद्देश्य घोषित किए। उनमें एक उद्देश्य यह भी था कि उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यानी कि जहां कहीं पर भी उपनिवेशवाद है उसको समाप्त करने का प्रयास करना। और 1945 में जब भी उसने अपना ये उद्देश्य घोषित किया था तो उसके बाद से लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव उन उपनिवेशवादी ताकतों के ऊपर पड़ता रहा कि इन राज्यों को जो भी उनके चंगुल में है, जो भी उनके गुलाम है, जो भी उनके उपनिवेश है, उनको स्वतंत्र करे। एक 1945 के ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें एक विचारधारा भी आई, आत्मनिर्णय का अधिकार। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस बात को सामने रखा, जो आत्मनिर्णय का अधिकार जब इन राज्यों को है तो उन राज्यों को प्राप्त होना चाहिए जो इन राज्यों के अधीन है, यानी उपनिवेशवादी ताकतों के अधीन है। तो आपको आत्मनिर्णय के अधिकार की बात के कारण से भी इन राज्यों ने अपनी बात उठाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये राज्य जैसे जैसे स्वतंत्र होते वैसे वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी बन रहे थे। और वहां पर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अफ्रीका की बातें, अफ्रीका का संग्राम, अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन और अफ्रीका में उपनिवेशवाद जैसी बातों को वो उस मंच पर उठाते थे। और इसका परिणाम ये निकला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव काम कर गया और अफ्रीका स्वतंत्र होने लग गया। अगला है औपनिवेशिक शक्तियों का निर्बल होना। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि बहुत लंबे समय से उपनिवेशवादी ताकतों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अपने उपनिवेशवाद के मकड़ जाल में फांस रखा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने इस उपनिवेशवादी जो शक्तियां थी उनकी कमर तोड़ दी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे ये वास्तव में उपनिवेशवादी ताकत के रूप में जाने जाते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये सारे खत्म हो गए, द्वितीय श्रेणी के राज्य बनकर रहे। अब इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि ये अपने उपनिवेशों को, अपने इतने विशाल उपनिवेशों को संभाल पाते। उनको ये ज्यादा ठीक लगा कि क्यों न इनको इनके हाथ पर छोड़ दिया जाए, क्यों न इनको स्वतंत्र कर दिया जाए। और यही कारण रहा कि एशिया भी इसी कारण से स्वतंत्र हुआ और अफ्रीका भी इसी कारण से। यानी कि अब जो इनको संभालने में जो ताकतें थी उनके पास इतनी शक्ति नहीं कि वो इनको लंबे समय तक और संभाल पाती। परिणाम ये हुआ कि अफ्रीका भी स्वतंत्र हो गया। अगला है साम्यवाद का आकर्षण। अभी जैसा मैंने कहा कि यहां पर वो सारी परिस्थितियां थी जिसके कारण से साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो सकता था। फिर जो साम्यवादी शक्तियां थी जैसे कि सोवियत संघ और चाइना, ये भी अफ्रीका में रुचि ले रही थी। ये भी अफ्रीका में जो मुक्ति आंदोलन चल रहे थे उनमें सहयोग कर रहे थे। और अफ्रीकी देशों का इनके प्रति यानी साम्यवाद के प्रति पहले से ही आकर्षण था। और वो भी सोचते थे, वो भी चाहते थे कि वो अगर स्वतंत्र हो तो वो साम्यवादी विचारधारा को, साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए और अपना विकास कर सके। तो हमेशा इनके मन में साम्यवाद के प्रति आकर्षण रहा है और वो साम्यवाद को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा क्यों न जल्द से जल्द स्वतंत्र हुआ जाए और साम्यवाद को अपनाया जाए। तो साम्यवाद के आकर्षण ने भी इनको मुक्त होने की प्रेरणा प्रदान की थी। तो ये कारण है अफ्रीका के नव जागरण की, यानी कि अफ्रीका इन कुछ कारणों से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए अफ्रीका के नव जागरण के मार्ग में रुकावट। आज अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी देश गुलाम नहीं। 1936 से लेकर के 1960 तक लगभग अफ्रीका स्वतंत्र हो चुका था। लगभग 1960 के वर्ष को अफ्रीका की स्वतंत्रता का वर्ष भी कहा जाता है। और अंतिम जो राज्य वहां पर स्वतंत्र हुआ था वो 1991 में, यानी कि आज अब कोई भी राज्य अफ्रीका महाद्वीप का किसी भी राज्य का गुलाम या परतंत्र नहीं। ये आजाद तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप के नव जागरण में आज बहुत सारी रुकावटें हैं, आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके कारण से अफ्रीका उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस गति से उसको बढ़ना चाहिए था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बाद, विश्व के सबसे ज्यादा देशों की संख्या वहां पर है और एक बहुत सारी चीजें जो वहां पर विकास के लिए होनी चाहिए वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी अफ्रीका इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके मार्ग में कुछ रुकावटें हैं। सबसे पहले है विरोधी राष्ट्रीय गुट, यानी कि वहां पर गुटबाजी बहुत ज्यादा है।
एक ही देश के भीतर अलग अलग गुट बने हुए। अगर कोई गुट आगे निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर तख्ता पलट जैसी बातें, सैनिक क्रांतियों जैसी बातें आम बात है। और इस कारण से वहां पर कोई भी सरकार न तो ठीक ढंग से कार्य कर पाती है, न ही वो लंबे समय तक चल पाती है। परिणाम ये निकलता है कि अपनी समस्याएं वो समाधान नहीं कर पाते, उनका हल नहीं निकाल पाते। इसलिए बड़ी समस्या जो है वो है वहां का विरोधी राष्ट्रीय गुटता की भावना। एक ही देश में अलग अलग गुटों का होना, सारे महाद्वीप में इसी प्रकार की भावनाएं हैं और इस कारण से वो आगे बढ़ पाने में कामयाब नहीं हो पाए, अपने संसाधनों का प्रयोग करने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी बड़ी समस्या वहां की कबीलाई संस्कृति। आज भी कबीलावाद बहुत ज्यादा स्तर पर हावी। कुछ देश ऐसे हैं जो थोड़े विकसित कहे जा सकते हैं, जैसे कि नाइजीरिया मान लीजिए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी देश है, जैसे अपन रवांडा की बात करें, उरुंडी की बात करें, कांगो की बात करें, सोमालिया की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जो सभ्यता से भी बहुत दूर है। इनकी कबीलाई संस्कृति इसको आगे बढ़ने से रोकती है, बाधा है। आज भी ये जो कबीलाई लोग हैं वो शिक्षा से, संस्कृति से कोसों दूर है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। और चूंकि कबीलावाद वहां पर हावी है, कबीलाई संस्कृति चलती है, कबीलाई नियम चलते हैं और इस कारण से अफ्रीका के देश आगे बढ़ पाने में असमर्थ हो रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, इतने खनिज संसाधन है, मानव शक्ति है, लेकिन इस कारण से वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो अफ्रीका महाद्वीप में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, तो वह है कबीलाई संस्कृति, कबीलावाद। और तीसरी है लोकप्रिय नेता का विरोध। हाँ, अगर कोई नेता इतनी लोकप्रियता हासिल कर लेता है कि वो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे, तो उसी देश में उसके विरुद्ध इतनी विरोधी भावना पैदा हो जाती है कि रातों रात उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका अपहरण कर लिया जाता है और भी बहुत सारी चीजें उसके सामने आती है। तो लोकप्रिय नेता यहाँ पर जो भी स्थापित होते हैं, समय के साथ वो अतीत की बात हो चुकी है। हाँ, एक जैसे अगर अपन दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लें, दक्षिण अफ्रीका में हम जानते हैं नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति हुए, जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था, लगभग 32 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर उन्होंने अफ्रीका की मुक्ति के लिए वो आगे आए, अफ्रीका को मुक्त करने में कामयाब हो पाए। तो ऐसे एक आधे को बिरले नेता तो हो सकते हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा अन्य नेता यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते, उनका विरोध शुरू हो जाता और इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक बड़ा कारण है शिक्षा की उपेक्षा। जब उपनिवेशवादी ताकतें यहाँ पर थी, यानी कि जब उपनिवेशवाद का काल था, उस काल के दौरान अफ्रीका महाद्वीप में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका। इसका एक बड़ा कारण कबीलाई संस्कृति भी थी। कबीलाई लोग शिक्षा ग्रहण करने में कतई रुचि नहीं रखते और बहुत बड़ी जनसंख्या, कबीलाई जनसंख्या होने के कारण से शिक्षा का ठीक ढंग से वहां पर प्रसार नहीं हो सका और शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका तो उनको अपने भले बुरे के बारे में, अपने संसाधनों के बारे में, अपने विकास के बारे में, अपने पिछड़ेपन के बारे में ज्ञान नहीं हो सका और ज्ञान नहीं होने के कारण से वो इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए। तो एक बड़ी समस्या उपनिवेशवाद काल के दौरान शिक्षा की जो उपेक्षा की गई वो भी एक बड़ा कारण था। और अगला आर्थिक पिछड़ापन। मैंने भी आपको कहा कि यहाँ पर वो सब चीजें हैं जिसके कारण से अफ्रीका विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु बना। यहाँ पर बहुत बड़ी मानव शक्ति भी है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ है। ऐसे खनिज पदार्थ जैसे कि हम सोने की बात करें, चांदी की बात करें, हीरो की बात करें, ये खाने अफ्रीका महाद्वीप में है। चाहे और भी कोई सैनिक जो खनिज है उनकी बात कर ले या तकनीकी विकास के लिए जो खनिज चाहिए उनकी बात कर ले, अफ्रीका महाद्वीप में इनका बहुत विशाल भंडार है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका दोहन नहीं हो पा रहा। दोहन क्यों नहीं हो पा रहा? उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास तकनीक नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है और इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन चीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो एक बड़ा कारण है उनका आर्थिक पिछड़ापन। जब तक आर्थिक पिछड़ापन दूर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। और आर्थिक पिछड़ापन तब तक दूर नहीं होगा जब तक उनमें शिक्षा का प्रसार नहीं हो जाता। एक बड़ा कारण वहां पर सैनिक क्रांतियां।
मैंने कहा था आपको अभी कि अगर कोई सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाता है, वो आगे उसको ले जाना चाहता है, अफ्रीका का या कोई भी देश का विकास करना चाहता है, तो वहां पर तख्ता पलट की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। चाहे कांगो का उदाहरण ले लीजिए, सोमालिया का उदाहरण ले लीजिए, रवांडा का उदाहरण ले लीजिए, तो सैनिक क्रांतियां वहां पर आम बात है और कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह पाती, लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाती और इस कारण से सैनिक क्रांतियों के कारण से, अस्थिरता के कारण से अफ्रीका आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक बड़ा कारण यूरोपीय नस्ल के लोग हैं। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी यूरोपीय वहां पर मौजूद है। अपन जैसे बात एशिया की करें, एशिया महाद्वीप में ये लोग आए, बाहर से आए, इन्होंने इन देशों को अपना परतंत्र किया, गुलाम बनाया, लेकिन आजादी के बाद ये यहाँ से चले गए। जैसे भारत से ब्रिटिश वासी या हॉलैंड वासी या फ्रांसीसी या पुर्तगाली जो भी यहाँ पर आए थे, वो यहाँ से चले गए, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से वो लोग गए नहीं, आज भी वहां पर मौजूद है। और जहां जहां यूरोपीय नस्ल के लोग मौजूद है, वहां वहां इनका विरोध है। स्थानीय लोग इनसे नफरत करते हैं और इनको यहाँ से धकेलना चाहते हैं। उनकी ये सोच है कि जब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे, हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में शक्ति नहीं आ पाएगी, हम राजनीति में आगे नहीं आ पाएंगे। अब दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का उदाहरण ले लीजिए। अफ्रीका कहने के लिए दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, लेकिन सारे सारे गोरे लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं। एक आधा बड़ी मुश्किल से कोई एश्वेत उस टीम में आ पाता है। तो इस बात का उदाहरण है कि आज भी यूरोपीय वहां पर है, वो वहां की सारी व्यवस्था के ऊपर, मशीनरी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है। भले स्वतंत्र कर दिया, लेकिन आज भी सारा सिस्टम, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे और कुछ, उन्हीं के हाथ में, और उनके कारण से उनका विरोध चलता ही रहता। तो एक बड़ा कारण जो है वो ये यूरोपीय नस्ल के लोग हैं, और इन सब कारणों से अफ्रीका का नवजागरण उस प्रकार से स्थापित नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया जिस रूप में और जिस रफ्तार से उसको बढ़ना चाहिए। अगला हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अफ्रीका के नवजागरण के प्रभाव। यानी कि अफ्रीका जो स्वतंत्र हो गया, तो उस स्वतंत्रता का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला है उपनिवेशवाद पर प्रभाव। ये तो सच है कि अफ्रीका स्वतंत्र हुआ तो उपनिवेशवाद समाप्त हुआ, यानी सबसे बड़ा नुकसान जिसको हुआ, सबसे बड़ा प्रहार जिस चीज पर हुआ, वो था उपनिवेशवाद। एशिया से उपनिवेशवाद अलविदा हो चुका था, और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से भी उपनिवेशवाद अलविदा हो चुका था। यानी कि अब कहीं पर भी अफ्रीका महाद्वीप में कहीं पर भी किसी भी शक्ति का कोई भी उपनिवेश नहीं बचा। तो सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीज को हुआ तो वो था उपनिवेशवाद। अगला मुक्ति आंदोलनों को प्रेरणा, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप ने एशिया महाद्वीप से प्रेरणा प्राप्त की और लैटिन अमेरिका ने अफ्रीका महाद्वीप से, यानी कि एक श्रृंखला चली, एशिया से शुरुआत हुई, फिर अफ्रीका पहुंची और अफ्रीका से लैटिन अमेरिका पहुंची। एक लहर थी मुक्ति आंदोलनों की लहर, और अफ्रीका में चूंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक था, इसलिए जहां जहां मुक्ति आंदोलन चल रहे थे, वहां वहां के लिए अफ्रीका महाद्वीप के मुक्ति आंदोलन एक प्रेरणा के रूप में सामने आए। जब एशिया आजाद हो सकता है, अफ्रीका आजाद हो सकता है, तो बाकी अन्य जगह से आजादी क्यों नहीं हो सकती, वो आजाद क्यों नहीं हो सकते। बस इसी बात को ध्यान में रखकर मुक्ति आंदोलनों को और भी ज्यादा तीव्र गति से अन्य जगहों पर भी उठाया गया। एक जातिवाद और रंगभेद अंतरराष्ट्रीय मुद्दे बनना। मैं आपको बतला चुका हूं कि आज भी अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न देशों में यूरोपीय जाति के लोग हैं, जो कि यूरोपीय श्वेत होते हैं, और अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं वो अश्वेत हैं। तो इनके बीच में एक भावना तब से रही है जब से यूरोपीय वहां पर गए, जब से अफ्रीका में उपनिवेश कायम हुए, तब से इन रंग भेद की और जाति भेद की बात भावना हमेशा रही। यूरोपीय अपने आप को इनसे उच्च श्रेणी के मानते थे और वो इनसे नफरत करते थे, इनसे घृणा करते थे, और उनको मुख्य धारा में उन्होंने शामिल ही नहीं किया। और आज भी जहां पर यूरोपीय लोग बसते हैं, वहां पर जाति भेद और रंग भेद कायम है। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश बहुत जल्दी स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन 1990 तक दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, यानी जिसे आज हम जिम्बाब्वे कहते हैं, वहां पर रंग भेद और जाति भेद के नाम पर बहुत बड़ा संघर्ष भी चला।
दक्षिण अफ्रीका पर बहुत लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी सिर्फ इसीलिए रहे थे कि वहां पर जातिवाद और रंगभेद जैसी नीतियां है या उनकी सरकार की ये नीतियां, इसलिए एक बड़ा मुद्दा विश्व के हाथ में लगा और वो मुद्दा था जातिवाद का और रंगभेद का। और आज भी ये कायम है, आज भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठता है और ये समस्या केवल अफ्रीका महाद्वीप की समस्या नहीं रही, बल्कि ये समस्या बन गई पूरे के पूरे विश्व की समस्या, ताकि विश्व इसको समाप्त कर सके, इसको दूर कर सके। 1992 में जाकर कुछ हद तक ये समस्या काबू में आई है, लेकिन पूरी तरह से आज भी समाप्त नहीं हुई। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव ये पड़ा कि ये जो समस्याएं, जो स्थानीय समस्याएं थी, ये अंतरराष्ट्रीय समस्याएं बन गई। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ती संख्या। ये जो राज्य स्वतंत्र हुए अफ्रीका महाद्वीप के, ये सारे के सारे राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के कारण से ये संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित रहने लगे। अपनी बात, हर समस्या, हर मुद्दा ये संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने लगे। अब तो ये एशिया महाद्वीप के देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। पूरे के पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली को ये प्रभावित करने की स्थिति में है। किसी भी मुद्दे पर ये अपने पक्ष में निर्णय करवा सकते हैं। संख्या बल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप के देशों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ज्यादा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के स्वतंत्र होने का एक डायरेक्ट इफेक्ट यदि किसी पर पड़ा तो वो था ये संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी संख्या में, सदस्य संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में इजाफा एक साथ हुआ था। अगला है गुट निरपेक्षता को बल। ये तीन संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष और राष्ट्रमंडल, ये तीनों ही चीजें इससे प्रभावित है अफ्रीका महाद्वीप के मुक्ति आंदोलनों से। जब ये लोग स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के साथ ये संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए, क्योंकि उस समय शीत युद्ध की राजनीति चल रही थी। तो शीत युद्ध की राजनीति के दौरान इन देशों की, अफ्रीका के देशों की, किसी भी देश की रुचि शीत युद्ध की राजनीति में नहीं थी। ये शीत युद्ध से बिल्कुल अलग रहना चाहते थे और उसी समय एक लहर आई गुट निरपेक्षता की, यानी गुटों से अलग रहने की नीति। तो ये देश सारे देश से गुट निरपेक्ष भी बने और अपनी हर बात को गुट निरपेक्षता के मंच पर लाने लगे। जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के संगठन राष्ट्रमंडल में भी शामिल हुए और अपने हर बात राष्ट्रमंडल के मंच पर उठाने लगे। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप के स्वतंत्र होने के परिणाम स्वरूप तीन संगठनों को बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ा। एक था संयुक्त राष्ट्र संघ, एक था गुट निरपेक्षता और एक था राष्ट्रमंडल। तीनों ही संगठनों को अपने संख्या बल के आधार पर इन देशों ने प्रभावित किया था। अगला है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र, क्योंकि ये तीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े संगठन हैं और जब इन संगठनों में इस अफ्रीका के बहुत सारे देश संख्या बल के आधार पर पहुंच गए और संख्या बल के आधार पहुंचने के कारण से अपनी हर बात वहां पर रखने लगे, अपनी हर समस्या, अपना हर मुद्दा वहां पर उठाने लगे, तो स्वतः ही विश्व न चाहते हुए भी अफ्रीका की समस्या से दो चार हो गए। उनको हालांकि अफ्रीका की समस्या से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अफ्रीका के देश जब अपनी समस्या यहाँ पर उठाते थे और विश्व से आग्रह करते थे कि वो हमारी समस्या का समाधान करे, तो स्वतः ही सारा विश्व न चाहते हुए भी अफ्रीका की समस्या से केंद्रित हो गया या जुड़ गया। तो एक बड़ा जो प्रभाव पड़ा समूचे विश्व पर पड़ा। अफ्रीका जो केवल अब तक सीमित था वो पूरे विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। अगला हेडिंग है स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों की समस्या। आज पूरा अफ्रीका स्वतंत्र है, कोई भी देश गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इतने कुछ संसाधनों के बावजूद भी अफ्रीका में बहुत व्यापक स्तर पर समस्याएं जिसका समाधान यदि समय पर नहीं हुआ तो अफ्रीका धीरे धीरे और भी ज्यादा पिछड़ता ही चला जाएगा। हालांकि इसके पास सब कुछ है जो इसको विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा अफ्रीका विकसित नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक अस्थिरता की। आज भी अफ्रीका महाद्वीप का कोई भी देश स्थिर नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतंत्रीय विचारधाराओं का सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। वहां पर सैनिक क्रांतियां होना आम धारणा है, आम बात है। इस गुटबाजी के कारण से, तख्ता पलट के कारण से, सैनिक क्रांतियों के कारण से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और इस कारण से जब राजनीतिक अस्थिरता है, सरकार चल नहीं पाती तो अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती और उनका समाधान
नहीं कर पाते। इसलिए बहुत मोटी समस्या जो है, जो अफ्रीका के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, वो है उसका राजनीतिक रूप से अस्थिर होना। दूसरी बड़ी समस्या रंग भेद और जातिवाद की है। मैंने भी आपको कहा कि भले ही अफ्रीका स्वतंत्र हो गया, लेकिन जहां जहां यूरोपीय नस्ल के लोग हैं, वहां वहां आज भी कहीं खुलकर, कहीं दबे रूप में रंग भेद और जातिवाद की समस्या आज भी हावी है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, अफ्रीका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्थानीय लोगों के मन में ये धारणा बैठी हुई है कि जब तक ये यूरोपीय रहेंगे तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, तब तक उनके हाथ में शक्ति नहीं आ पाएगी, तब तक वो अपना फैसला खुद करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। और इसी कारण से वो चाहते हैं कि यहाँ से निकले। इनके बीच में एक भावना भी है कि अफ्रीका वालों के लिए होना चाहिए। जैसे रवांडा और उरुंडी से एशिया वालों का निष्कासन किया गया, एशिया वालों को यहाँ से निकाला गया, तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो नहीं चाहते कि अफ्रीका के अलावा कोई दूसरे लोग भी यहाँ पर रहे। अफ्रीका है और उसमें रहने का हक सिर्फ अफ्रीकी लोगों को है। और दूसरे लोगों के कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है, जातिवाद की और रंग भेद की। तो जब तक ये समस्याएं रहेगी तब तक अफ्रीका विकास नहीं कर पाएगा। अगली आर्थिक विकास की समस्या, मैंने आपको कहा कि अफ्रीका में वो समस्त चीजें हैं जो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, यानी कि खनिज संसाधन यहाँ पर है, मानव शक्ति यहाँ पर है, जब ये सब चीजें हैं यहाँ पर है तो और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी इनके सामने समस्याएं हैं, वो उनका समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके लिए पूंजी चाहिए, वो इन देशों के पास नहीं। उनके लिए तकनीकी ज्ञान चाहिए, वो उनके पास नहीं। इसके लिए औद्योगिक स्थिरता चाहिए, वो इसके पास नहीं है। राजनीतिक स्थिरता चाहिए, वो भी नहीं है। शिक्षा चाहिए, वो भी नहीं है। जब तो ये सब चीजें नहीं होगी, अफ्रीका अपना आर्थिक पिछड़ापन दूर नहीं कर पाएगा। और जब आर्थिक पिछड़ापन दूर नहीं होगा तो अफ्रीका की समस्याएं दूर नहीं होगी। इसलिए एक मोटी समस्या जो अफ्रीका के सामने है वो आर्थिक विकास की समस्या, और एक समस्या विदेशियों की उपस्थिति। विदेशियों के प्रति विद्रोह की भावना आज भी है। अफ्रीका के जनमानस में ये चीज बैठी हुई है, प्रत्येक नागरिक के मन में ये चीज बैठी हुई है कि विदेशियों का निष्कासन यहाँ होना चाहिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रवांडा और उरुंडी से एशियाई लोगों का निष्कासन किया गया। उसके पीछे सोच ये थी कि अफ्रीका में सिर्फ अफ्रीकी लोग रहे। अफ्रीका वालों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए लोग, दूसरे नस्ल के लोग, दूसरे महाद्वीप के लोग यहाँ से जाने चाहिए। इसलिए जहां जहां विदेशी है वहां उनके विरुद्ध एक विद्रोह की भावना है, और ये भावना कई बार को विदारण कर लेती है। कई बार इनके बीच में खूनी संघर्ष भी हो जाता है। इसलिए विदेशियों की उपस्थिति जब तक रहेगी तो अफ्रीका सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। एक है विदेशी प्रभावों से संरक्षण की समस्या, यानी जो विदेशी शक्तियां हैं वो भी अफ्रीका में जाने अनजाने में हस्तक्षेप करती ही रहती है। अब तो वो चूंकि ये स्वतंत्र हो चुके हैं ये लोग, ये देश, लेकिन फिर भी वो अपनी विचारधारा का, अपनी ताकत का प्रसार यहाँ पर करना चाहते हैं। आज पहले जहां सोवियत संघ हुआ करता था जिसने अफ्रीका में अपना प्रसार किया था, आज सोवियत संघ समाप्त हो गया, लेकिन चाइना का प्रसार आज भी जारी है। चाइना बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर ऋण देकर उन राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य कायम करना चाह रहा है। एक नया साम्राज्यवाद, चीनी साम्राज्यवाद वहां पर पैर पसारने लग गया। तो एक बड़ा कारण, एक बड़ी समस्या जो है विदेशी प्रभाव से संरक्षण की समस्या है। पश्चिमी शक्तियां भी और अब चाइना जैसी शक्तियां भी अफ्रीका में अपना पैर पसारने लग गई। अगर ऐसा रहा तो फिर एक दिन वापस वही आएगा जो अफ्रीका फिर इन विदेशी ताकतों के संघर्ष में फंस जाएगा। अगला है अफ्रीकी एकता की समस्या। अफ्रीकी एकता संगठन धराशायी हो चुका है। अफ्रीकी एकता संगठन इसलिए स्थापित किया गया कि अफ्रीकी राज्यों में एकता कायम की जा सके, एक मंच बनाया जा सके जहां अफ्रीकी लोग इकट्ठा हो, जहां अपनी समस्या पर विचार करें, जहां उन समस्याओं का समाधान खोजे और उनको दूर करें, अपना विकास करें। लेकिन अफ्रीकी एकता संगठन तमाम प्रयासों के बावजूद भी पटरी पर नहीं आ पाया। जब अफ्रीका में एकता नहीं है तो कैसे अफ्रीका विकास कर सकता है? और यही कारण है कि अफ्रीका में एकता नहीं होने के कारण से आज भी विदेशी ताकतें वहां पर मौजूद है। तो एक बड़ी समस्या जो है अफ्रीकी राज्यों की, वो विदेशियों की उपस्थिति के साथ साथ अफ्रीकी एकता की समस्या। अंतिम है साम्यवाद के प्रसार की समस्या। ये बात मैं आपको कई बार दोहरा चुका हूं कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों में वो समस्त परिस्थितियां हैं जो परिस्थितियां साम्यवाद के प्रसार के लिए चाहिए, और
साम्यवादी ताकतों ने विशेष रूप से सोवियत संघ और चीन ने स्वतंत्रता आंदोलनों के समय इनको भरपूर सहायता भी दी थी और इसी कारण से साम्यवाद के प्रति आकर्षण भी अफ्रीकी राज्यों में रहा। इसलिए साम्यवाद के प्रसार की समस्या, जहाँ साम्यवाद गुट ये चाहता है साम्यवाद का प्रसार हो, वहीं पूंजीवाद ये गुट चाहता है कि साम्यवाद का प्रसार न हो। इसलिए ये दोनों ही ताकतें अफ्रीका महाद्वीप में अपना हित ढूंढने का प्रयास करें और इस कारण से अफ्रीका में जाने अनजाने भी एक नई समस्या पैदा हो गई। खैर, यह है अफ्रीका में उपनिवेशीकरण। हालांकि आज अफ्रीका स्वतंत्र है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने उस विकास के पथ पर नहीं बढ़ पाया जिस पथ पर उसको तेजी से बढ़ना चाहिए था। सबसे बड़ा कारण वहाँ पर कुछ समस्याओं का होना है। जब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होगी अफ्रीका अपना विकास नहीं कर पाएगा। आज इतना ही। अगर कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो, उस बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।